मोस्ट वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वालों बच्चों के लिए हिंदी डिसिप्लिन नहीं है, ये लैंग्वेज का हिंदी मिल ए का, ठीक है, हिंदी मिल ए का, जिसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी होती है। उसमें हम यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैं हार गई, ठीक है। ये आपका मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट हो ही चुका है और यूनिट 2 के भी इसके 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। वो नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हो और अपना सिलेबस पूरी तरीके से कवर कर सकते हो। उसके अलावा ये आपका हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सिलेबस हम देखें तो इसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी होती है। यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। यूनिट 1 कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, जिसके दोनों यूनिट कंप्लीट है। यूनिट 2 के अभी तक 2 यूनिट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम 3rd चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे, यानी कि मैं हार गई, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। और यूनिट 3 में भी आपका 3 चैप्टर है, उत्साह, अशोक के फूल और रही मन पानी रखिए, ये है। और यूनिट 4 में भी आपके 3 चैप्टर है, तो हो जाएंगे ये ख़त्म, डोंट वरी। हम कोशिश करेंगे कि आपका जैसे कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, शोल के भी, ठीक है। 3rd 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम्स आपके ऑलमोस्ट शुरू हो जाएंगे दिसंबर के लास्ट वीक से। तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका 10 दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है। सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो वो हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि हम 10 दिसंबर तक इसको ख़त्म करें। और उसके लिए हमें अपना फटाफट सिलेबस स्टार्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी को हम पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी की ये कहानी है, ठीक है, ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। DU, सोल, NCF तीनों बच्चों के लिए है ये। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, ठीक है। लेखक का परिचय हम पढ़ेंगे कि लेखक कौन थे, और क्योंकि एग्ज़ाम में लेखक के बारे में पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो मन्नू भंडारी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी जो थी वो एक लेखिका थी, ठीक है। अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश यानी कि MP के भानुपुरा में जन्म हुआ था इनका, जिनका नाम था मन्नू भंडारिनी। इनके जो पिता का नाम था मुख संपत राय भंडारी था, ठीक है। इनका जो जीवन था बहुत सादगी और संस्कार में रहा है, बहुत ज़्यादा इनका जीवन था। समय और परिस्थिति को भी बहुत इन्होंने सामना किया है और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी कहानी में भी एक एक समय को बहुत अच्छे से निखारा है, ठीक है। इनका जो पहला कहानी संग्रह था वही था मैं हार गई, जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसी के नाम से प्रकाशित हुआ था। मैं हार गई जो कहानी था उसमें उन्होंने अपने पिता को समर्पित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव अपने शब्दों में व्यक्त किया है। जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया, पिताजी को, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके उपरांत 1979 तक 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब, श्रेष्ठ कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ तथा त्रिशंकु आदि ऐसी 7 कहानियाँ और भी प्रकाशित की इन्होंने। किसकी? मन्नू भंडारी की। कहानियों के अलावा भी इन्होंने कई सारे जो है नाटक वगैरह भी प्रस्तुत किए थे। जैसे एक का नाम था एक मंच मुस्कान, ठीक है, राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया था। अपना बंटी, स्वामी महाभोज, कलवा जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, ठीक, कई सारे इन्होंने लिखे हैं। कई नाटक भी, बिना दीवारों का घर, ये नाटक भी उन्होंने लिखा है। महाभोज उपन्यास लिखा है। आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह लिखा है। तो 1-2 कहानी संग्रह और ये याद रख लेना आप, ताकि एग्जाम में आप लिख सको। अब हम थोड़ा कहानी का सार देख लेते हैं कि कहानी का सार क्या है और कहानी कैसे शुरू होती है, ठीक है। देखिए, मन्नू भंडारी जो थी ना, बहुत अच्छी लेखिका थी और इनकी कहानी में बहुत ही ज़्यादा मतलब समाज के बारे में बताओ, बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, एक्चुअल बातें लिखी गई जिसे, है ना। इनकी जो कहानी है मैं हार गई, मन्नू भंडारी की जो पहली प्रकाशित कहानी रही थी इनकी। सर्वप्रथम कहानी के नाम से इन्होंने जो है पत्रिका प्रकाशित हुई थी। जो कहानी था वो आज के राजनेताओं के चरित्र को स्पष्ट करती है, यानी आज के जो पॉलिटिक्स है उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। लेखिका अपनी कहानी में एक ऐसे नेता की स्थिति करती है जो देशभक्त हो, ठीक है, वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार कर सके और आज के राजनेताओं पर जो है भ्रष्टाचारी और स्वार्थी ना हो, जो भ्रष्टाचारी होने का आरोप ना लगाए, उन्हें वह झूठा साबित ना कर सके, ऐसा वो अपनी कहानी में एक नेता प्रस्तुत करती है। ऐसे चरित्र की जो है चुनौती लेखिका को एक कवि के जो सम्मेलन में सुनाई भी देती है। वो कविता से मिलती है जिसका शीर्ष रखा था उसने बेटे का भविष्य, ठीक है, यानी कि उसने कहानी लिखी जिसका शीर्षक क्या था? बेटे का भविष्य। मन्नू भंडारी ने लिखी थी।
उस कहानी में अपने एक पिता होता है, अपने बेटा के भविष्य का जो है अनुमान लगाता है, किसमें, कहानी में जो उसने लिखा था। इसके लिए वह उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर रखता है और एक शराब की बोतल रखता है और एक जो है प्रतिगीता को रखकर स्वयं वो छुप कर देखता है कि बेटा उन तीनों चीज़ों के साथ क्या करता है। ठीक है, बेटा सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर देखकर बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, फिर शराब की बोतल लेता है, 2 घूंट शराब पी भी लेता है और फिर गंभीर मुद्रा बनाकर गीता को जो अपने बगल में दबाकर बाहर निकल जाता है। अब जब ये सब पिता वहीं बाहर खड़ा देख रहा था, बेटे की इन सभी हरकत को देख रहा था, पिता को विश्वास होगा कि उसका बेटा एक दिन अवश्य आजकल का नेता ही बनेगा। जैसे आजकल के नेता है ना, डकैती, झूठेबाजी, भ्रष्टाचार करने वाले, वही है ये, उसी की तरह उनका बेटा भी निकलेगा। ऐसा कौन बोल रहा था? पिता। इस कविता को सुनकर दर्शकों को बहुत हंसी छूटी और तालियों की गड़बड़ाहट में सभाकक्ष गूंजने लगा। लेकिन नेताओं के प्रति किए गए इस व्यंग को सहन नहीं कर पाए मन्नू भंडारी, क्योंकि उसके पिता स्वयं ही एक राजनेता थे जिन्हें वह एक आदर्श नेता मानती थी। इस कविता में उसने अपने पिता का अपमान प्रतीत होता देखा और इस अपमान का बदला लेने के लिए वह अपनी कहानी में एक ऐसे नेता की रचना करने का संकल्प लेती है जो सभी दोषों से मुक्त हो। और लेखिका ने संकल्प को पूरा करने के लिए भी एक और नई कहानी लिखी जिसमें महापुरुषों की जीवनी और अध्ययन किया, और ज़्यादा उसने अध्ययन किया और उसके लिए गुरु का भी एक चित्रण सहयोग किया। उसके सामने अनेक ऐसे उदाहरण थे जो गरीबी और चीज़ों के अभाव में पहले और बाद में आदर्श नेता बने, यानी कि पहले गरीब थे और अपने हार्ड वर्क और अपने निस्वार्थ से जो है एक नेता बने। इसलिए उसने अपने जो भी उसके नेता थे उसको एक अभावग्रस्त परिवार में कराया, उनका जन्म एक अभावग्रस्त परिवार में करवाया। जब मन्नू भंडारी ने दूसरी कहानी लिखी तो, और गरीबी और कठिनाइयों के बीच उसने जो है शिक्षा भी बहुत अच्छे से प्राप्त की। महान व्यक्तियों की जीवनी और संसार की कृतियों के विषय में वहीं पर खड़ा रहकर आसपास जहाँ के अत्याचार अनाचार दिखाई देते थे उसका विरोध करने के लिए सदा तैयार रहता था। पर उसके पिता का देहांत हो गया। किसके? मन्नू भंडारी के पिता का अचानक से देहांत हो जाता है और उसे कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। ज़मीन जमींदार के पास होती है और हड़प ली जाती है। माँ भी होती है, माँ की आंखों की रोशनी चली गई। बहन को एक छाया रोग हो जाता है, तो इसकी वजह से मन्नू भंडारी और ज़्यादा परेशान होती है। नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, ऐसे में मजदूरी करने के लिए उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। एक दिन उसे पता चलता है कि बहन के रोग के इलाज के लिए काफ़ी सारे रुपए लगेंगे। किसी को उसकी सहायता नहीं मिल रही थी और एक दिन वह सारे आदर्श भूलकर चोरी की और पवित्र यानी कि उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। अपने भावी नेता की परिणति इतना धक्का लगता है कि उसने अपनी इसी सृष्टि में टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी कि जो उसने कहानी लिखी थी अपनी जीवन की दशा को देख करके उस पन्ने को फाड़ देती है। आदर्श नेता की अपनी कल्पना साकार करने के लिए लेखिका ने एक और प्रयास भी किया था। पहले निर्धन अपने आदर्श की राह में रोड़ा बनी, इसीलिए वह इस बार नेता का जन्म एक धनिक परिवार में करती है जहां अभाव का नामो निशान भी नहीं था किसी चीज़ का। अच्छे से अच्छे विद्यालय में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। पूर्व के नायक की भांति उसके मन में भी समाज के लिए कुछ करने की जो है इच्छा प्रकट होती है। दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती है और धीरे धीरे आदर्श का वो मोड़ने लगती है। स्कूली शिक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। उसके चरित्र में ये परिवर्तन लाती है और लेखिका की निराशा में भी अब सीमा नहीं रहती है, उसकी सृष्टि है। अब देखो मूल संवेदना पढ़ते हैं इस कहानी की। प्रतिपाद्य ये है मूल संवेदना। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मैं हार मान गई या मैं हार गई नाम कहानी स्वतंत्रता के बाद भारत में जो राजनेताओं के चरित्र को आधार बना करके लिखी गई है। ठीक है, नेता शब्द की उत्पत्ति नी धातु से की गई जिसका अर्थ है ले जाना। इस प्रकार नेता पर किसी समूह या संगठन अथवा देश के संचालन और उसकी अभिभिष्ट के द्वारा एक लक्ष्य तक ले जाने का दायित्व होता है। किसके ऊपर होता है? नेता के ऊपर। संस्कृत के नाटक शास्त्र में भी इसका कई जगह नाम देखा गया है। किसी देश और समाज के नायक, ठीक है, कि गुण की भी आवश्यकता होती है। जैसे भारत के अवलोकन करने पर तो ना जाने कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मनमोहन राय, ईश्वर चंद्र। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को निस्वार्थ अपनी सारी श्रद्धा दी और उसके लिए मर मिटे। और इन सभी का लक्ष्य था कि देश की उन्नति हो, देश को स्वतंत्रता मिले और उस समय लोगों को आदर्श व्यक्ति भी माना गया। परंतु स्वतंत्रता मिलते ही धन, पद और प्रतिष्ठा की ओर इतनी बड़ी तरीके से लोगों का रुझान आया, राजनीतिज्ञ नैतिक मूल्यों को
भूल करके सबको पाने के लिए, यानी कि धन दौलत को पालने के लिए सब कुछ छोड़ गए। जिन राजनेताओं पर राष्ट्र के संचालन का दायित्व था वह अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि देश हित को तिलांजलि दे गए और राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अपनी तिजोरी भरने लगे। उनके चेहरों पर तो मानो आदर्श के मुखौटे थे, आदर्श के मुखौटे ही केवल थे। उनके मुख से निकलता था जनता का हित, लेकिन जनहित से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। प्रस्तुत कहानी में जो, अब देखो प्रस्तुत कहानी क्या कहती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने इस राजनीतिक के परिदृश्य को पाठकों के प्रमुख जो है रखा है, जो कि कहानी के आरंभ में ही बोलता है। कविता में बेटा अपने अभिनेत्री का चित्र देख प्रस्तुत होता है, बहुत खुश होता है। जब बेटे ने उसके सामने 3 चीज़ रखी थी तो जब अभिनेत्री का वो फोटो देखता है तो बहुत खुश होता है उसको देख के। फिर शराब के 2 घूंट भी ले लेता है और अंत में जो गंभीर मुद्रा गीता की रखी होती है उसको अपने बगल में दबा करके निकल जाता है। ये जो प्रसंग है इतना प्रतीकात्मक है कि आजकल के राजनेताओं के दोहरे चित्रण को प्रस्तुत करता है। गंभीरता और गीता जैसे धार्मिक पुस्तक जिस पर हाथ रखकर सच्चाई की कसम खाई जाती है, उसका सहारा ले वह अपनी घिनौनी हरकतों को छिपाता है। इसीलिए कहीं यह निष्कर्ष निकलता है कि यह साला तो आजकल का नेता बनेगा। और ये कौन कहता है? पिता कहता है अपने बेटे से, ये साला तो आजकल का नेता बनेगा। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले के जो नेता थे वो राजनीति के क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन अब वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में उनके लिए जनहित जो है सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन ऐसा अब नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा? मन्नू भंडारी कह रही है। इसीलिए वह सभी के सम्मान के पात्र हैं, परंतु आजकल के नेता अपने 2 मुख्य के कारण, जन विरोधी आचरण के कारण सम्मान का तिरस्कार करते जा रहे हैं। लेखिका ने वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के प्रति अपनी चिंता भी और निराशा भी प्रकट की है और दोनों आदर्श नेताओं की मूर्ति को भी बनाया। लेकिन जब देखा कि राजनीतिज्ञ और नेताओं की जो है दृष्टि कैसे बदलती जा रही है, तो उसने तीसरी मूर्ति का निर्माण करने का साहस भी नहीं जुटा सका। कहानी के अंत में उसका स्पष्ट कथन है और आगे जो भी है तिलांजलि देते हुए जो नेता थे ईमानदार से थे उसको तो जो है मन्नू भंडारी स्पष्ट कहती है कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा है कि यहाँ से मेरा रोम रोम महसूस कर रहा है कि कभी भरी सभा में शान के साथ जो महिला फटकार गया उस पर एक का तो क्या मैं दुग्गी भी ना मारूं, मैं हार गई बुरी तरह। यही कहानी का शीर्ष में है और यही भाव जो है वहाँ पर व्यक्त भी होता है। जब तक राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलेगा, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, लोगों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता है, प्राथमिकता नहीं बदलती, तब तक वह हारती ही रहेगी। तो ये कहानी थी आपकी यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम था मैं हार गई। ठीक है, अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में बताऊँ आपको, तो इस कहानी में ना सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि आजकल के जो नेता है वो कैसे राजनीति करते हैं। क्योंकि आजकल के जो नेता बनते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। क्योंकि आजकल के जो नेता है वो नेतागिरी में आते ज़रूर हैं, ये बोल के आते हैं कि हम जनता का हित करेंगे, पर एक्चुअल में वो नहीं होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, बहुत गंदी राजनीति जिसको बोला जाता है। जनता को दिखाते कुछ और है, बोला जाता है कि मैं आपके विकास में काम करूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो विकास नहीं होता है, वो पीछे से काला बाजारी करते हैं। तो यही इस कहानी में भी स्पष्ट किया गया है। होप सो बच्चों आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप दोबारा सुन सकते हो, फिर पढ़ सकते हो। अगर कहानी फिर भी समझने में दिक्कत है तो आप एक काम करिएगा, सिंपल सोल्यूशन है, आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना फ्री स्टडी, ठीक है, DM23। जैसे आप पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लिंक आपको हालांकि डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, तो वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी कहानी नहीं आई तो मैं आपको शॉर्ट ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दूँगी, ठीक है, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप उस कहानी को सुन भी लोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कहानी क्या है। मतलब कहानी टाइप में ही हम वहाँ पर बोलेंगे और कुछ नहीं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और ज़्यादा आपके दोस्त तक से पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब यूनिट 3 हम रखेंगे और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपको यूनिट इसी तरीके से अपने हिंदी का सिलेबस ख़त्म करवाना है या फिर अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, हम कम समय में अगर हम देखें तो हम ये भी है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू भी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपना जो है यूनिट 3 और 4 इसी टाइप से पूरा करेंगे या आपको इम्पॉर्टेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना अपना आंसर, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपकी
जो भी कमेंट आएंगे उसी के हिसाब से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।